हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के कुछ बचे हुए टॉपिक्स। बेटा देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंस। देखिएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको याद आ रहा हो बेटा, हमने आपको बताया था रेट जो होता है, रेट ये डायरेक्टिव होता है ए की पावर यानी कि कंसंट्रेशन की पावर। अगर इस चीज को हम लोग हटाते हैं, हमारे पास एक कांस्टेंट मिलता था जिसे हम के कहते थे, ये हो जाता था ए की पावर। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं अगर रेट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बच्चों देखिएगा, आइएगा हम इस पे एक इक्वेशन यहाँ पे हम ड्रा करेंगे और इस इक्वेशन से इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, आर्हीनियस इक्वेशन। आइए देखिएगा, घबराइए ना, आराम से बैठ जाइएगा तो और देखते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन हम बात करने वाले हैं आज, आर्हीनियस इक्वेशन। देखिए आर्हीनियस ने क्या किया था, आर्हीनियस ने कहा k इक्वल टू a इंटू e की पावर माइनस e a अपॉन r। अब देखिए ये इक्वेशन जो है देखने में लगी कि यार बहुत बड़ी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग इसको और इजी कर लेंगे। देखो जहां पे हमारे पास k है रेट कांस्टेंट, k इक्वल टू आपको मिलता है रेट कांस्टेंट, और k मिल गया आपको आर्हीनियस फैक्टर। आर्हीनियस फैक्टर, या आप यहां पे बोल सकते हो आर्हीनियस फैक्टर, या आप बोल दो आर्हीनियस फैक्टर, या आप इसी को बोलोगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और आपके पास R जो है देखिएगा, ये है आपके पास गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप यही रखिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और T आपके पास यहाँ है टेम्परेचर, और इसको आपको रखना है केल्विन। E आपके पास बेसिकली जैसे कोई चीज पावर में आ जाता है ना, इसी तरह से E एक पावर में दिया गया जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग है। और EA जो आपके पास है, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। तो बेसिकली ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसी के लिए हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन से। आप इसे देखकर बिल्कुल ना घबराइए, अभी हम इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही इजी है। तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर आते हैं, और आगे की ओर आने के बाद हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी को देखते हैं, आखिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। जब पुराने वाले बांड ब्रेक होना चालू करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वाला कुछ ऐसे लगा हुआ था, हमने कुछ एनर्जी दिया, ये वाले बांड ब्रेक होना चालू करेंगे, यहाँ से दूसरा वाला जुड़ना चालू करेगा, प्रोडक्ट बनना चालू करेगा, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। तो देखो बेटा, आइए हम इसे ग्राफ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ हम बनाते हैं। ये हमारे पास है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास रिएक्शन, और यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास रिएक्टेंट। अभी जो रिएक्टेंट में ये मान लो जो आपके पास H2 + I2 था, अब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है, हमने क्या किया, इसको एनर्जी दिया और एनर्जी दिया और एनर्जी दिया और एनर्जी, अब ये क्या करेगा, ब्रेक होना चालू कर जाएगा। तो देखो एक ऐसा स्टेट पहुंच रहा है जब हमने एनर्जी दिया, ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है, यानी कि बेटा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है, यानी कि ये जो हमारे पास क्या था, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया था। पहले तो प्रोडक्ट बना लेते हैं, HI प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए हमने क्या किया, पहले रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी, अब हमने इसको एनर्जी बढ़ाया, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास लग रही है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से लेके ये वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, जो रिएक्शन को कराने के लिए लग रही है बेटा, इसी को लिए हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
यानी कि आपके पास क्या हुआ, हमारे पास ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, हमने उनको क्या किया, एनर्जी दिया और ये आगे बढ़ते गए। एक समय आएगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच जाते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है वह स्टेट जहां पे पुराने बॉन्ड ब्रेक होना चालू करें और नए बॉन्ड बनना चालू कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आप इसी को देखो, ध्यान दो, अगर किसी भी अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है जब किसी एटम या मॉलिक्यूल की अपने शेप और साइज की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है तो लाजमी है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी रही होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ पे कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक ऐसा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ मैक्सिमम नंबर वाले मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ होंगे और सबसे कम वाले इधर और इधर। लेकिन हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर को राइज कर दिया। जब हमने इसके टेम्परेचर को राइज कर दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ हमारे पास इस तरह से ये ग्राफ। तो हमारे पास क्या होगा, देखिएगा ये जो मॉलिक्यूल जो हमारा ये एक्सिस बन रहा है बेटा, ये जो एक्सिस बन रहा है, ये जो एक्सिस हमारे पास बन रहा है, यहाँ पे आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। जो ये मॉलिक्यूल होंगे यही रिएक्शन को करवा पा रहे होंगे। यानी कि हम सिंपली आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ये सिंपली हम इस इक्वेशन से कहने की कि काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी था, टेम्परेचर हमने जब बढ़ाया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे वो बढ़ गए। क्योंकि एक थंब रूल ये होता है ना कि जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हैं या 10 केल्विन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि जस्ट ट्रिपल हो जाता है। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे कि जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री 10 डिग्री या 10 केल्विन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाती है। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पे जो टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। सिंपली अब देखिएगा, हम थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं और यही जो आर्गेनियस इक्वेशन हमने लिखा था, आइए हम लोग उसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। कैसे, आपको अगर याद आ, मैंने कहा था आर्गेनियस इक्वेशन K इक्वल टू A इंटू ई की पावर E माइनस EA अपॉन RT। तो अब आप क्या करिए ना, इसमें लॉग ले लीजिए और लॉग लेने के बाद अभी देखिए आपकी इक्वेशन को इजी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, LN मतलब होता है नेचुरल लॉग। अगर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने पहले लेक्चर में लॉग निकालना भी बताया था। तो ये LN होता है नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग K इक्वल टू आपके पास क्या होगा, ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो आयत रह जाएगा, तो मेरे पास क्या होगा LN। और अब यहाँ पे जो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिएगा A हो गया, ये जो E वाला टर्म जो आपको परेशान कर रहा है, जब आप लॉग लोगे तो ये टर्म हट जाएगा। तो मेरे पास यहाँ रह जाएगा माइनस EA अपॉन ये RT। ये सिंपल सा इक्वेशन बनेगा। और अगर हम यहाँ पे ग्राफ वगैरह ड्रा करें, y इक्वल टू हम जानते हैं mx प्लस, ये माइनस का तो माइनस प्लस का, तो हमारे पास क्या होगा, देखिएगा कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये हमारा y एक्सिस पे है, ये रियल की, और ये हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास दिखाई दे रहा होगा 1/t। तो यहाँ पे जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो ये ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप बनेगा। तो देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास हो जाएगा LN हो गया, और यहाँ जो स्लोप बन रहा है ये आप यहाँ में लिखे तो LN की है, ये जो स्लोप बन रहा है ये आपके पास नेगेटिव स्लोप होगा, नेगेटिव
माइनस का आपके पास EA अपान R। तो सिंपली आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसके ग्राफ को बना सकते हो। अब जरा ध्यान दीजिए, अब बेटा आपके पास और इजी हम लोग इस इक्वेशन को कर लेते हैं। देखिएगा कैसे करते हैं। ये हमारा जो था, फिर से देखिए हम क्या करते हैं ना, ये हमारा जो, फिर से वही बात कर लेते हैं। हमारे पास अभी आया था ln के इक्वल टू आपके पास आया था माइनस EA अपान आपके पास आया था EA अपान RT, और ये होता आपके पास क्या था ln प्लस ln, ये चीज भी आया था। अब आप क्या करिए ना, थोड़ी सी और अच्छी से वो कर लीजिए, इसके बीच में टेम्परेचर ले लेते हैं। मान लेते हैं अगर हम इसको टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ln K1 इक्वल टू माइनस EA अपान RT1 प्लस ln A। इसी तरह हम इसको मान लेते हैं टेम्परेचर T2, दो टेम्परेचर ले लेते हैं, इक्वेशन को भी और इजी हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा K2 इक्वल टू माइनस का EA अपान RT2 प्लस ln। अगर इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेता हूँ मैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 मान, ध्यान दीजिएगा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, और हम इक्वेशन नंबर 3 में से हम 2 को माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्या मिलने वाला, देखिए आपके पास ये चीज मिल रहा होगा जब हम इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का EA अपान RT2 प्लस ln A। ठीक है, तो अब आपके पास क्या नाम है, इसको आप माइनस कर दो तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस EA अपान RT1 माइनस ln A। तो ये ln A से ln A कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह चाहूँगी मैं यहाँ पे बिठा के यहाँ लिख देता हूँ। अगर इसको आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ln K2 अपान K1 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, EA अपान आपके पास R, और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में हो जाएगा T1 माइनस का, सॉरी 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, तो ये आपके पास बन जाएगा। अब देखो जरा ध्यान दो, और आगे की ओर थोड़ा सा क्या करते हैं, ये जो ln है ना, इसको हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग में कर, ये नेचुरल लॉग है, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, log K2 अपान K1 इक्वल टू EA अपान 2.303 इंटू R इंटू, अब आपके पास ये चीज हो जाएगा ब्रैकेट में 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। ये देखिएगा, ये हमारा बन गया इक्वेशन। इससे हम क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं देखता हूँ मिटा। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अब हमारा ये इक्वेशन बना, यहाँ तक ये इक्वेशन बन गया। अब चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो log K2 अपान K1 इक्वल टू आपके पास होगा EA अपान 2.303 इंटू R इंटू T1 इंटू आपके पास हो जाएगा T2, और यहाँ आपके पास हो जाएगा ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ये आपके पास दोनों इक्वेशन को आप लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए अभी तक मैंने जो बताया था आप उसको लिख ही चुके होंगे, और अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके इसको लिख के ये चीज आपको याद रखना है, इसमें हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल अभी हम थोड़ा देर में सॉल्व करेंगे, बहुत इजी होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ जाते हैं, अभी न्यूमेरिकल हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या होता है, इतनी चीजें होने के बाद अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट,
कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है बिना उनके केमिकल कंपोजिशन को कम किए, बिना केमिकल कंपोजिशन को कम किए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो बेटा देखो कैटलिस्ट का काम ये होता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, मान लो सपोज करो मेरे पास एक यहाँ पुल था, यहाँ से 100 लोग को जा रहा था और यहाँ से अभी लॉकडाउन चल रहा, सपोज करिए कि मजदूर लोग आ रहे थे, बीच में क्या है एक बहुत बड़ा पहाड़ पड़ जाता है, तो यहाँ उसको पार करना है। तो देखिए शायद हो सकता है हमारे पास जो 100 में से 50 लोग होंगे जो आसानी से इसको पार कर लेंगे, लेकिन 50 लोग नहीं पार कर पाएंगे क्योंकि उसमें औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे। लेकिन जब हम इसमें कैटलिस्ट मिला देंगे तो ये क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी जो हमें बहुत ज्यादा इतनी एनर्जी लगानी पड़ रही थी, इसको चढ़ने के लिए इतनी एनर्जी लगानी पड़ रही थी, अब उसको कम लगानी पड़ेगी। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम लगानी पड़ेगी तो ये हो सकता है आपके 75 लोग इसको पार कर रहे हैं या 80 लोग या उससे ज्यादा। तो सिंपली कैटलिस्ट का कार्य क्या होता है कि वह रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को घटा देता है। जब रेट ऑफ कैसे करता है जरा ध्यान दो, ये क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। जो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी अब कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब एक्टिवेशन एनर्जी को ये घटा देगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, रेट इंक्रीज कर जाएगा, और जब रेट इंक्रीज करेगा तो के की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। देखिए आगे ये इक्वेशन यही तो था, k इक्वल टू आपके पास a इनटू e की पावर माइनस e a अपॉन RT। तो आपके पास क्या होगा, जब रेट बढ़ जाएगी, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रेट बढ़ जाएगी और आपके पास k की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यानी कि आपको क्या करना है, और एक बात हमेशा याद रखेंगे, किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट में कैटलिस्ट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरत नहीं होती है। तो सिंपली कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कम कर दे रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कैटलिस्ट कभी भी फर्क नहीं डालेगा, डेल्टा जी पे कैटलिस्ट का कभी भी प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेल्टा जी पे नहीं फर्क पड़ेगा, डेल्टा जी का मतलब जिस फ्री एनर्जी। और दूसरी के इक्विलिब्रियम में कोई कैटलिस्ट का फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, मान लीजिए मेरे पास a प्लस बी है, ये c प्लस डी में जाती है, तो जितनी स्पीड से ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगी उतनी स्पीड से वह प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। तो हमेशा याद रखेंगे कैटलिस्ट कभी भी गिव्स फ्री एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता कैटलिस्ट का, और दूसरा इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैटलिस्ट वह सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को घटा देते हैं बिना केमिकल कंपोजिशन को कम किए। अब आइए बेटा हम लोग बात करते हैं कोलिजन थ्योरी और इसके बाद कोलिजन। देखिए कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी ये कहती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं तो ये नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, नए बॉन्ड को बनाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे कोलिजन जितने भी हो रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं उससे नए ही प्रोडक्ट बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक चीज और बात करेंगे, पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है a प्लस बी, ये जा रही है प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा अगर हम इसी को कोलिजन फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहेंगे तो k इक्वल टू यहाँ हम लिखेंगे z इंटू a इंटू बी e की पावर आपके पास माइनस e a अपॉन r। तो देखो ये जो आपके पास z a और b है यही आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट a और b कहलाती है। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब जरा देखिएगा कोलिजन थ्योरी में फिर से हम लोग पहुंचते हैं, और कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं तो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन बच्चों ये जरूरी नहीं है कि जितने कोलिजन हो रहे हैं, जितने टकराव हो रहे हैं उससे नए प्रोडक्ट बन जाए। आइए हम आपको इसी क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे हम आपको बताएंगे दो रिएक्शन SN1 और SN2। तो आइए SN2 रिएक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सारे कोलिजन से जितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि उससे प्रोडक्ट बन ही जाए। जरा ध्यान दीजिए,
अगर ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन OH आयन से कराया जाए, OH आयन का मतलब जाने कोई बेस लगा होगा NaOH भी, तो ये क्या होता है कि आपके पास यहां से हाइड्रोजन ये एल्कोहल बनता है, ये एल्कोहल बनता है। लेकिन अगर मैकेनिज्म कोलिजन थ्योरी की बात करी जाए, मैकेनिज्म की बात करी जाए, तो देखो अगर हम यहीं से इस तरह हमारे पास है, मान लो ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये मेरे पास क्या हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ से लगा था Br, हमने इसकी रिएक्शन OH से कराया, तो देखो इसके ऊपर क्या होगा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस OH पे होता है नेगेटिव चार्ज। जब सेम डायरेक्शन से ये दोनों नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन से, सेम डायरेक्शन से जब वह मतलब ये जुड़ना चाहेगा OH, तो ये नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन करना चालू कर देगा। यानी कि जब रिपल्सन चालू कर देगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जो हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जितने भी कोलिजन हो रहे हैं, जितने भी टकराव हो रहे हैं, उससे एक क्या नाम है नया प्रोडक्ट ही बने। तो यहाँ से जब नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर देंगे और यहाँ प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यही मॉलिक्यूल मान लीजिए मेरे पास यहाँ है, हमने क्या रखा, यहाँ से देखिए हमारा यह हाइड्रोजन था, ये हमारा यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ था। अब हमारे पास क्या हुआ, ये Br यहाँ लगा था, अब इस साइड से हमारे पास OH जोड़ना चाहता है। अब देखिए नेगेटिव, इस पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस अट्रैक्शन की वजह से कुछ अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, जिससे ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। Br एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से इसकी दूरी बहुत ज्यादा होती है, जब ज्यादा होने की वजह से इसको तोड़ना बहुत आसान होगा। तो ये क्या करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा और ऐसी स्थिति में हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा और आपके पास ये H यहाँ लग जाएगा, आपके पास OH, फिर ये हमारा H, ऐसे मैं सिंपली बना देता हूँ, ये हमारा हो गया H, यहाँ लग गया OH और यहाँ लग गया H। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट प्लस ये Br जो होगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है। जब लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। तो यही देखिएगा पहले वाले में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों नेगेटिव एक साइड से कर रहे थे, जबकि दूसरे वाले में पॉसिबल है, इसे हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। तो आइए बच्चों थोड़ा सा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले उसमें आपको बताए थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ फार्मूले भी हमने आपको बताए थे, सॉरी पहले वाले में था, अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ फार्मूले आपको बताए थे, जहां पे मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद आ रहा हो, log K2/K1 इक्वल टू आपके पास होता था EA/2.303 into R 1/T1 minus 1/T। या हमने दूसरा इक्वेशन यहाँ पे हमने दूसरे फार्मूले का यूज किया था। देखो बच्चों, हमने कहा था log K2/K1 इक्वल टू होता है EA/2.303, यहाँ होगा R, यहाँ इंटू R इंटू T1 इंटू T1 इंटू T2, यहाँ हो जाएगा आपके पास ब्रैकेट में इंटू आपके पास T2 माइनस T1। ये अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले ये बताया। तो भाई आइए इसी पे हम लोग रखते हुए कुछ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को लिखना चालू करिए, मैं क्वेश्चन अपने बुक से बोल रहा हूँ, जो कि आपको दिख भी रहा होगा आपके स्क्रीन पे। तो देखो बच्चों, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम उसको बोल दिए देते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन becomes 6 times when the temperature increase from 350 Kelvin to 410 Kelvin. Calculate activation energy for the reaction। तो सबसे पहले सारी वैल्यू को लिख लेते हैं बच्चों को। तो हमारे पास क्या दिया देखिएगा, हमारे पास दी गई जो वैल्यू है T1 की वैल्यू आपके पास दिया है 350 केल्विन दिया है, और आपके पास बच्चों T2 की वैल्यू आपके पास गिवन है T2 इक्वल टू 410 केल्विन दिया। और इसी के क्रम में बच्चों देखिएगा K2/K1 इक्वल टू, अगर आप देखेंगे ये आपको दिया है 6,
K2 अपान K1 इक्वल टू आपके पास दिया बच्चों 6 और R की वैल्यू आप जानते हो ये आपके पास होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर। हमें EA की वैल्यू को फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा EA की एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करना है। तो बस सिंपल सा फार्मूले पे रखते हैं और क्वेश्चन को कर लेते हैं तो सॉल्व। तो देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे फार्मूले पे रख देते हैं। हमारे पास क्या होगा log K2 अपान इसकी वैल्यू आपके पास दिया 6 log 6। यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करना है। T2 आपको गिवन है 410 माइनस 350 केल्विन में था अपान आपके पास क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा 2.303 इनटू R की वैल्यू 8 आपके पास 314। T1 की वैल्यू आप यहां से लिखेंगे 350 इनटू T2 की वैल्यू आपके पास 410। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो log पहले तो देखो log 6 की वैल्यू अगर आपको याद आ रहा हो तो log 6 की वैल्यू मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले लेक्चर में बताया था 0.77। तो रख दीजिए 0.77 EA और ये इनटू आपके पास क्या हो जाएगा देखिएगा 50 350 एंड 410 यानी कि आपके पास 60। ये आपके पास आ जाएगा 60 अपान 2.303 इनटू 8.314 इनटू आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 350 इनटू आपके पास 410। तो आप इसको अगर जब सॉल्व करेंगे ये कुछ आंसर आ रहा है 35 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है 35.63। ये आंसर आपके पास आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है। आप किलोजूल पर मोल में आ रहा है किलोजूल पर मोल। तो आप बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जो आपको देखने में लग रहा था यार बहुत बड़ी इक्वेशन है, ऐसा नहीं है। आप जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। आइए दूसरे क्वेश्चन को भी हम देखते हैं बच्चों। यहाँ से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। बहुत ही आप भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है द रेट ऑफ अ पार्टिकुलर रिएक्शन quadruples मतलब 4 टाइम quadruples मतलब 4 टाइम quadruples when the temperature change from 293 Kelvin to 313 Kelvin calculate activation energy। इसमें भी ये पूछा गया तो चलो बुक से हम देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू दी गई है। T1 की वैल्यू दिया है शायद आपको T1 की वैल्यू 293 केल्विन दिया है और आपके पास T2 की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ से T2 की वैल्यू आपके पास बेटा ये गिवन है 313 केल्विन दिया है और जरा ध्यान दीजिएगा K2 अपान K1 की वैल्यू आपके पास स्क्वायर हो जा रहा है यानी कि 4 दिया है। R की वैल्यू जानते हो ना, R की वैल्यू आप जानते हो ये 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल दिया होती है और आपको फाइंड करना है फाइनली EA को फाइंड करना है। चलो तब तो सॉल्व भी कर लेते हैं। फिर से हम लोग क्वेश्चन को रखते हुए इस वाले इक्वेशन पे रख दीजिए। तो आपके पास क्या होगा log 4 इक्वल टू आपने log बेस 10s याद रखिए log 4 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा EA तो फाइंड करना है आपको और टेंपरेचर आपके पास T2 दिया है 313 माइनस 293 और अपान क्या हो जाएगा 2.303 इनटू R की वैल्यू 8.314 इनटू T1 की वैल्यू आपको 293 इनटू आपके पास क्या है T2 की वैल्यू आपके पास 313। तो बस log 4 देखो अब यहां से log 4 की वैल्यू होगी 0.60 और ये आपके पास इक्वल टू EA इनटू आपके पास क्या हो जाएगा 93 20 इनटू 20 अपान आप क्या करेंगे 2.303 इनटू 8.314 इनटू 293 इनटू आप क्या कर देंगे बेटा 313। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। वैसे इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 52.85।
फिर इसका आंसर आ रहा 52.85 वही किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल। इस तरह आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं, इससे पहले इसको निकाल देते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ अपने बुक से और आप लोग देखिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जरा दिखाई नहीं दे रहा तो आप लिखिए, मैं बोल दिए देता हूँ। द रेट कांस्टेंट ऑफ a reaction at 320 degree Celsius is 2 into 10 की पावर -5 per second at what temperature rate constant became ट्रिपल। किस टेम्परेचर पे रेट ट्रिपल हो जाएगी? EA की वैल्यू आपको पास यहाँ दिया है, इस क्वेश्चन में गिवन है EA इक्वल टू इन्होंने क्या रखा है 191.47 और ये क्या दिया किलो जूल पर मोल में दिया है, किलो जूल पर मोल में दिया। तो किलो जूल पर मोल में तो आप रखोगे नहीं, इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लो। तो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1470 ये हो जाएगी जूल पर मोल। तो पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो किलो जूल से जूल पर मोल में। अब देखो और वैल्यू को हम देख लेते हैं, T2 और T1 की वैल्यू शायद यहाँ पे पहले देखते हैं। देखिए हमारे पास K2/K1 की वैल्यू K2/K1 इक्वल टू आपके पास गिवन है, मैं दूसरे देख लेता हूँ, ये 3 है और आपके पास T1 इक्वल टू आपके पास दिए ये T1 इक्वल टू 327, ये डिग्री सेल्सियस में है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो 273 इक्वल टू आपके पास 600 केल्विन। और उसके बाद आपके पास T2 यहाँ फाइंड करना है, T2 यहाँ पे फाइंड करना है, T2 यहाँ पे फाइंड करना है। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, फार्मूला जानते हैं log K2/K1 इक्वल टू EA अपान आपके पास क्या होगा 2.303 इंटू R इंटू T1 इंटू T2, यहाँ आ जाएगा T2 माइनस T1। तो ये आपके पास क्या होता है फार्मूला होता है। और log K2 की वैल्यू आपके पास दिया, ये log ये आ जाएगा 3। अब आप 3 आ गया, EA आपके पास EA की वैल्यू दी गई है कुछ ये है 191.470, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, यहाँ पे पूछा गया T2, तो आपके पास T1 की आपके पास यहाँ पे दिया था 600, ये 600 और आपके पास T2 माइनस T1 करना, सॉरी, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे T2 माइनस आपके पास 600 अपान आप क्या कर दोगे यहाँ पे इस वैल्यू को रख दीजिए। तो आपके पास क्या है ये वाली 2.303 इंटू R 8.314 और आपके पास T1 की वैल्यू आपके पास इंटू 600 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ T। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ से और आंसर पा सकते हो। तो log 3 की वैल्यू भी देख लो, log 3 की वैल्यू आपके पास होती है 0.477, रख दो वैल्यू को और T2 को इधर ला दो, आंसर आपका आएगा। थैंक यू। देखो केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर होता है खत्म। अब हम लोग जल्दी ही सरफेस केमिस्ट्री पे वीडियो बनाएंगे और सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए देखते हैं अगर हो सकता है कोई और चैप्टर उठा लें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें थ्योरी, तो जैसा होगा कंडीशन होगा उसको देखेंगे। और आप लोग बने